अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें दो कॉइल्स होती हैं। एक कॉइल में हम किसी भी तरीके से करंट को चेंज करते हैं तो दूसरी कॉइल में करंट इंड्यूस होना शुरू हो जाती है। यानी इस कॉइल में जिस कॉइल में हम करंट को चेंज करते हैं उसे हम प्राइमरी कॉइल बोलेंगे, दूसरी कॉइल को हम सेकेंडरी कॉइल बोलेंगे। तो जब इस प्राइमरी कॉइल में करंट को चेंज करेंगे, यहाँ डीसी सोर्स लगाया हुआ है जो कांस्टेंट करंट देता है, तो इसकी करंट को फिर चेंज करने के लिए हमें एक रियोस्टैट की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ वेरिएबल रेजिस्टर जब लगाया, इसकी रेजिस्टेंस वेरी की तो सर्किट की करंट वेरी करेगी। तो सर्किट की करंट जब वेरी करेगी तो इस सोलिनॉइडल कॉइल का, ये सोलिनॉइड की तरह की कॉइल दिखाई दे रही है, तो इस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। वो चेंज होता हुआ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, और वो चेंज होता हुआ फ्लक्स जब इस कॉइल में से पास करेगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी और करंट इंड्यूस होगी। तो इस फिनोमिना का नाम म्यूचुअल इंडक्शन होता है। इसको हम डिफ़ाइन इस तरह से करते हैं कि द फिनोमिना इन विच चेंजिंग करंट इन वन कॉइल इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन एन अदर कॉइल इज़ कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। तो इसमें दो नियर बाई कॉइल्स हैं हमारे पास, और जिस तरह से बात हुई कि एक कॉइल को हम प्राइमरी कॉइल कहेंगे जिसके साथ हमने एक स्विच लगाया हुआ है, एक बैटरी सोर्स लगाया हुआ है और रियोस्टैट यहाँ मौजूद है। तो इन तीनों इस कॉइल को हम प्राइमरी कॉइल कहेंगे, और दूसरी कॉइल जिसमें हमने ईएमएफ इंड्यूस करवानी है उसको हम सेकेंडरी कॉइल कहेंगे, और इसके साथ करंट को डिटेक्ट करने के लिए एक गैल्वानोमीटर कनेक्टेड है और कोई कंपोनेंट नहीं लगा हुआ। तो ईएमएफ जिस तरह से बात हुई इस तरह से इंड्यूस होगी कि जब इसमें से करंट चेंज होगी, इसका फील्ड चेंज होगा, और इसका चेंज होता हुआ फ्लक्स जब इसमें से पास होगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी, करंट बनेगी, करंट इंड्यूस होगी, जो ये गैल्वानोमीटर हमें बता देगा। तो हमें बाकी कैरेक्टर्स तो सारे उसी तरह से हैं कि ये इसकी डायरेक्शन अगर इस वक्त जिस तरह से यहाँ शो हो रही है कि मैग्नेटिक फील्ड इसका राइट साइड पे पॉइंट हो रहा है, यानी प्राइमरी कॉइल का नॉर्थ पोल इस कॉइल की तरफ है, तो इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट श्योरली ऐसे बनेगी कि इसका नॉर्थ पोल भी उसी साइड पर बने, यानी ये उस फ्लक्स को अपोज करे जो फ्लक्स इसमें से गुज़र रहा है और इसमें ईएमएफ काज करने का बायस बन रहा है। तो फैराडेज लॉ से इंडक्शन तो हमारे पास आ जाएगी, ई एस विल बी इक्वल टू सेकेंडरी में, ई एस इसलिए लिखा है कि सेकेंडरी कॉइल में इंडक्शन होगी और उसी के नंबर ऑफ़ टर्न्स पर डिपेंड करेगी, और उसमें से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो है डेल फाई बाई डेल टी, कि उसमें से कितना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, ये भी यही होगा। एस यहाँ सेकेंडरी के लिए आया है। तो इसमें भी हम म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफ़ाइन करेंगे जिस तरह हमने सेल्फ इंडक्शन के केस में हमने सेल्फ इंडक्टेंस को डिफ़ाइन किया था, कि यहाँ हम उसको इस तरह से बोल लेते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल दैट अपोजेस एनी चेंज इन द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ पर किस बात पे डिपेंड करेगी इसके बारे में हमें देखना है कि अगर हमारी इस कॉइल में से फ्लक्स एक टर्न में से फ्लक्स फाई एस पास कर रहा है, तो पूरी कॉइल जिसके नंबर ऑफ़ टर्न्स एन एस हैं, तो टोटल फ्लक्स जो इस सब में से पास होगा, इस पूरी कॉइल में से पास होगा, वो होगा एन एस फाई एस। तो चूँकि जो सेकेंडरी में से फ्लक्स पास हो रहा है वो डिपेंड कर रहा है प्राइमरी की करंट पर, कि प्राइमरी की करंट जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा फील्ड होगा और उतना ज़्यादा फ्लक्स इसमें से पास होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि सेकेंडरी में से पास होने वाला फ्लक्स एन एस फाई एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्राइमरी में से, प्राइमरी कॉइल में से पास करने वाली करंट के। तो यहाँ इक्वालिटी में लिखें तो एम यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के तौर पर आता है और इसको म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं, और एन एस फाई एस विल बी इक्वल टू एम इंटू आई पी लिखा जाएगा, और यहाँ से एम को सेपरेट कर लें तो ये इस तरह से इसका फार्मूला बन जाएगा।
तो ये भी जो फैक्टर्स जिस तरह से ये डिपेंड कर रहा है, इन फैक्टर्स को हम थोड़ा आगे चल के डिस्कस करते हैं। तो यहाँ हम NS/S की वैल्यू को पुट करेंगे हमारी फैराडेस लॉ वाली इक्वेशन में, जो यहाँ हम देख चुके हैं। तो जब उस इक्वेशन को में देखेंगे, NS बाहर से हम अंदर ले जाएंगे ब्रैकेट के, तो चूँकि NS नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं, कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि इसको डेल्टा के अंदर ले जाएं या डेल्टा से बाहर रखें। तो अंदर रखने का हमें ये फ़ायदा है कि इसकी तरह अब NS/S हमारे पास इकट्ठा हो गया है। तो हम NS/S की जगह MIP अब लिख सकते हैं। तो हम NS/S की जगह MIP लिख देंगे, उसकी वैल्यू लिखेंगे। तो अब यहाँ पर M कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को इस डेल्टा से बाहर ले आएँ, तो del IP बाई del T चेंजिंग क्वांटिटी यहाँ पर करंट है। तो इस तरह से ये म्यूचुअली इंड्यूस्ड EMF का फार्मूला आ गया हमारे पास, जो कि डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल, यानी ES EMF इंड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल। तो इसमें नेगेटिव साइन तो पहले भी बात हुई कि ये लेंजिस लॉ की वजह से है, यानी इसकी डायरेक्शन इंड्यूस्ड EMF की इस तरह से होगी कि वो अपने काज को अपोज करेगी। तो बढ़ता हुआ फील्ड होगा तो उसको कम करने का काम करेगी, और अगर कम होते हुए फील्ड की वजह से ये इंड्यूस होगी तो वो उसको बढ़ाने का काम करेगी, कोशिश करेगी। तो अब यहाँ से हम M को डिफ़ाइन करते हैं कि M यहाँ से एक साइड पर रख लें, तो M विल बी इक्वल टू ES बाई del IP बाई del T हो जाएगा। और यहाँ से इसकी डेफिनेशन बनेगी कि इट इज़ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज़ द रेशियो ऑफ एवरेज EMF इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल। या इसको यूँ भी डिफ़ाइन कर लेंगे कि EMF इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल, EMF induced in the secondary coil is called mutual inductance when the rate of change of current in the primary coil is 1 ampere per second। यानी MES के बराबर होगी, MES के बराबर होगी जब del IP बाई del T 1 एम्पियर पर सेकेंड के बराबर होंगे। तो जिन फैक्टर्स पर म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करती है वो होते हैं नंबर ऑफ़ टर्न्स ऑफ द कॉइल्स, इनकी कमी पेशी से म्यूचुअल इंडक्टेंस पर फ़र्क पड़ेगा। श्योरली नंबर ऑफ़ टर्न्स के बढ़ाने से म्यूचुअल इंडक्टेंस ज़्यादा होगी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल्स बढ़ाने से भी म्यूचुअल इंडक्टेंस ज़्यादा होगी। और अगर कॉइल्स की सेपरेशन कम हो तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ज़्यादा होगी, यानी फ्लक्स लिंकेज ज़्यादा होगा। और इसको हम क्लोजनेस ऑफ द कॉइल्स भी कहते हैं कि क्लोजनेस जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा इंडक्टेंस होगी। तो लफ्ज़ अगर क्लोजनेस बोलें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस के। तो नेचर ऑफ द कोर मटेरियल ये बड़ा मैटर करता है। अगर अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल आपने कोर मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल किया है तो इंडक्टेंस बढ़ जाएगी। और फिर ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल्स भी यहाँ पर मैटर करती है कि यहाँ हमने देखा कि यहाँ दोनों के एक्सिस पैरेलल हैं, दोनों कॉइल्स के एक्सिस पैरेलल होंगे तो मैक्सिमम इंडक्शन होगी। और अगर इस तरह से ये कॉइल रख दी जाती, यानी 90 डिग्री पर ये कॉइल इस तरह से होती और इसके 90 डिग्री पर इसका एक्सिस होता, तो फिर इंडक्शन नहीं होना थी। तो ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल्स भी यहाँ पर मैटर करती है। तो यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस लाइक सेल्फ इंडक्टेंस हेनरी ही होता है, और उसकी डेफिनेशन भी तकरीबन मिलती जुलती है। फार्मूला भी इसी तरह से है कि यहाँ वोल्ट आएगा, एम्पेयर आएगा, सेकंड आएगा। तो इसको जब सीधा करके लिखेंगे तो वोल्ट सेकंड एम्पेयर इन्वर्स हो जाएगा, इसको हम हेनरी बोलते हैं। तो हेनरी क्या होगा कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इज सेड टू बी 1 हेनरी if EMF of 1 volt is induced in the secondary coil due to the rate of change of current at the rate of 1 ampere per second in the primary coil। ये आपके सामने भी इसको दिखा रहा हूँ। थैंक यू।